गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन की। प्रॉन के बारे में अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है, नर्वस सिस्टम इसका किस प्रकार का होता है और इसमें रेस्पिरेशन किन किन चीज़ों की सहायता से संपन्न होता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन के लिए जो कार्य करने के लिए प्रॉन के अंदर कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है और वो किस तरीके से कार्यशील होती है, उसके बारे में अपने इस टॉपिक में चर्चा रहेगी। इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रॉन किस तरीके का, डोर्सल व्यू इसका किस तरीके का दिखता है और उसके अंदर रेस्पिरेशन किन किन चीज़ों से संपन्न करवाया जाता है। प्रॉन के अंदर रेस्पिरेशन के लिए मूल रूप से 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम ये कहें कि इसमें जो श्वसन के लिए मूल रूप से जिस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किन चीज़ों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, तो यहाँ पर जो मौजूद संरचनाएं हैं उसमें सबसे पहली संरचना है जिसको हम कहते हैं ब्रेंकियो स्टेजाइट, या हम इसको गिल कवर का नाम भी दे देते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि आप ये संरचना देख रहे हैं, ये एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि आप इस प्रॉन का डोर्सल व्यू देख रहे हैं। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ये एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू, तो आप इस तरीके से जब इसको देखेंगे या फिर इस तरीके से जब देखेंगे तब आपको दिखने वाली संरचना जिसमें कि ये साइड में जो आप गिल देख रहे हैं वो अवस्थित हैं और इनका मूल फंक्शन किस तरीके से होता है। तो पहली जो संरचना है जिसको हम कह रहे हैं ब्रेंकियोस्टेजाइट या गिल कवर, ये गिल कवर क्या होता है, ये वाली सरफेस मौजूद होती है जो कि गिल कवर के रूप में काम करती है। तो इस गिल कवर की जो दीवारें होती हैं वो क्या होता है, ब्लड जो कैपिलरीज हैं, या हम ये कहें हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब जल इस चैम्बर के अंदर बंद रहता है तो ये चैम्बर या इसकी दीवारें क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करवा लेती हैं। दूसरी जो संरचना है इसके अंदर मौजूद होती है वो होती है एपिपोडाइट। ये कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं, जो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपिड होता है उस पर मौजूद होते हैं। हम ये कहेंगे कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वॉकिंग लेग वगैरह की, तो इनमें जो कोक्सा वाली जो सरफेस बाहर की तरफ मौजूद होती है वहाँ क्या होते हैं, ये 3 जोड़ी एपिपोडाइट मौजूद होते हैं। एपिपोडाइट क्या है, एक तरीके से प्रिमिटिव गिल के रूप में काम करते हैं और प्रिमिटिव गिल के रूप में काम करते हुए ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि मैक्सिलिपिड जो हैं न केवल भोजन को ग्रहण करवाने में मदद करते हैं बल्कि रेस्पिरेशन में भी ये हेल्पफुल होते हैं, रेस्पिरेशन में भी ये मदद करते हैं। तो कितने मौजूद होते हैं, 3 जोड़ी यहाँ पर क्या है, एपिपोडाइट मौजूद हैं। फिर थर्ड हैं जिनको हम कहते हैं गिल, जो कि मुख्य गिल के रूप में काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 8 जोड़ी मौजूद होती है। कितने होते हैं ये, 8 जोड़ी मौजूद होते हैं। और कहाँ स्थित होते हैं, जो वॉकिंग लेग वाली सरफेस होती है उसके जस्ट ऊपर की तरफ सभी गिल जो हैं वो क्या होते हैं, इस पूरे चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं। जब अपन ने पढ़ा था प्रॉन की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर वाली सरफेस है जिसको हम सेफेलोथोरेक्स का नाम दे रहे थे, सीटी सेफेलोथोरेक्स अपन कह रहे थे, तो इस सेफेलोथोरेक्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर इन गिल्स की पोजीशन स्थित रहती है जो कि दोनों तरफ इस तरीके से स्थित रहते हैं। जैसे मैं कहूँ ये इसकी बीच की सरफेस और गिल जो हैं वो इस तरीके से, जैसे मेरे हाथ मौजूद हैं इस तरीके से यहाँ पर लटकी हुई अवस्था में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, गिल चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं। और इनका मूल फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन में मदद करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना।
तो तीनों जो संरचनाएं हैं वो किस तरीके से मौजूद हैं उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। पहला जो है इसमें ब्रैंकियोस्टेजाइट, दूसरा एपिपोडाइट और थर्ड जो है मुख्य गिल के रूप में पाई जाने वाली जो संरचना है वो किस तरीके से व्यवस्थित होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी आउटर सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड सरफेस जो होती है, जिसमें हमने पढ़ा था इसको हम क्या कर रहे थे, क्रस्टेशिया का सदस्य कर रहे थे, यानी क्रस्टेशियन एनिमल कर रहे थे, जो क्रस्टा यानी हार्ड शील्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है उससे बना है ये। तो इसमें जो बाहर का जो आवरण है वो क्या है, कैरापेस कहला रहा है, और इस कैरापेस के अंदर जो ये मौजूद है इस तरीके से आप देख रहे हैं चेंबर वाली संरचना, ये क्या है, यहाँ पर गिल कवर के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं हार्ट, और इस हार्ट से निकलने वाली ये मुख्य आर्टरी जो कि एक्सटर्नल आर्टरी के नाम से जानी जा रही है। ये एक्सटर्नल आर्टरी क्या होती है, यहाँ से हिपेटोपेंक्रियाज और फ्लेक्सर मसल को भेदते हुए कहाँ पहुँच जाती है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। ये नाम अपन ने कहाँ पढ़ा था, जब हम इसका नर्व सिस्टम पढ़ रहे थे, और नर्व सिस्टम में जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास नामक जो संरचना मौजूद थी उसके अंदर एक अपर्चर मौजूद था जिसको अपन ने लिखा था अपर्चर ऑफ एक्सटर्नल आर्टरी। तो वो एक्सटर्नल आर्टरी ये वाली संरचना होती है जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन लाने के लिए ब्लड को भेजती है। ये किस साइड में भेज रही है, देखो वॉकिंग लेग के कोक्सा की तरफ भेज रही है, और ये नीचे वाली जो सरफेस है ये किस नाम से जानी जा रही है, स्टर्नम के नाम से जानी जा रही है। तो इस स्टर्नम के ऊपर की तरफ जब यहाँ से ब्लड आता है तो वो इस वॉकिंग लेग वाली सरफेस से होते हुए यहाँ से गुजरते हुए क्या होता है, गिल चैम्बर के अंदर से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, गिल्स के पास पहुँच जाता है, और गिल्स से होते हुए वो वापस इसी गिल चैम्बर द्वारा जो इसकी पेरिकार्डियल जो सरफेस होती है, हम ये कहते हैं इसके अंदर जो ब्लड जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर चैनल्स मौजूद होते हैं, ब्लड हमेशा खुले में बहता है। तो इसका जो हार्ट है उस हार्ट के चारों तरफ ये जो मौजूद अपर्चर हैं, छिद्र हैं, ओस्टिया है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर दे दिया जाता है। ये जो बीच में गोल संरचना आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है, मिडगट कहलाती है। मिडगट जो कि आंत्र का निर्माण कर रही थी। हमने जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसमें अपने देखा था कि जो मिडगट जो पतली नलिका है वो ट्यूब है, वो कि पीछे की तरफ चल करके एक बल्ब का फॉर्मेशन कर रही थी, रेक्टम का निर्माण कर रही थी। तो ये जो मिडगट वाली पोजीशन है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ स्थित होती है। तो ये तो आप देख रहे हैं इसका डोर्सल व्यू, लेकिन असल में जो इसका जब अपन लेटरल व्यू देखते हैं तो उसके अंदर इनके गिल किस तरीके से पोजीशन होते हैं उसके बारे में अपन अभी चर्चा करते हैं एक छोटे से डायग्राम के द्वारा। आप देखेंगे कि जैसे ये प्रॉन का एक्सटर्नल इसकी स्ट्रक्चर है, और इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये क्या मौजूद है, यहाँ पर नीचे की तरफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है, और ये क्या है, गिल चैम्बर मौजूद है। और इस गिल चैम्बर में आगे की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये कंपाउंड आई, और यहाँ से निकलने वाली ये एंटीन्यूल और एंटीना, ठीक है, और इस एंटीन्यूल और एंटीना के नीचे की तरफ से निकलने वाली ये जो संरचना थी जो कि क्या कहला रही थी, मैक्सिलिपीड कहला रही थी। और कितने मैक्सिलिपीड यहाँ पर मौजूद होते हैं, 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के रूप में निकले हुए हैं। और ऊपर की तरफ क्या था, यहाँ पर रोस्ट्रम वाला सिरा मौजूद था। तो इस रोस्ट्रम वाले सिरे की तरफ से नीचे की तरफ अपन बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 जोड़ी आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपीड आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस मैक्सिलिपीड के पास में यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं स्केफोग्नेथी। स्केफोग्नेथी या स्केफोग्नेथी जिसको अपन बोलते हैं,
ये स्केफोनेथी क्या है? एक ऐसा उपकरण है, पत्ती नुमा एक ऐसा उपकरण जो कि क्या करता है, यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और इसके वाइब्रेशन क्रिएट करने से क्या होता है, जल का एक जलीय धारा जो है वो बनी रहती है, वाटर करंट को बनाए रखने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होती है उसको अपन देखते हैं कि यहाँ इस स्केफोग्नेथी के पास में एक और दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि इस जगह पर कितनी 3 जोड़ी ये एपिपोडाइट्स मौजूद होते हैं। क्या चीज़ है ये? एपिपोडाइट्स मौजूद हैं, जो कहाँ स्थित हैं? मैक्सिलिपीड के ऊपर स्थित हैं, या हम कहेंगे मैक्सिलिपीड के नज़दीक स्थित हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इसके जो आगे वाले गिल हैं वो किस तरीके से मौजूद होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट गिल है वो सबसे छोटा होता है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक के बाद एक इन गिल की जो पोजीशन और इन गिल की जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर का गिल देख रहे हैं। टोटल कितने जोड़ी यहाँ पर गिल मौजूद होते हैं? 8 जोड़ी मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप इसका टीएस आप इसका लेटरल व्यू देखेंगे तो लेटरल व्यू के अंदर आपको केवल 7 ही गिल स्थित दिखाई देंगे। 8वां गिल कहाँ मौजूद होता है? जब अपन इसका गिल कवर हटाते हैं, मतलब ये इस तरीके से मौजूद है, जब इसका गिल कवर इस तरीके से हटाएंगे तो अपने को 8वां गिल दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले हम ये गिल बना लेते हैं, इसके किस तरीके से मौजूद होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम के द्वारा कि एक के बाद एक गिल की साइज़ में परिवर्तन होता चला जा रहा है, मतलब गिल की साइज बढ़ती चली जा रही है। आपको सभी गिल इसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन गिल की साइज चेंज करनी है। 1 2 3 4 5 6, एक गिल और बनेगा यहाँ पर। टोटल आप कितने देख पा रहे हैं? 7 गिल देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और ये जो 7 जोड़ी गिल हैं, जिसमें सबसे पहला गिल जो है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है, और उसके आगे की तरफ बढ़ते हुए गिल की साइज इंक्रीज होती चली जाती है। तो पहला गिल जो है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला गिल जो है उसको हम पोडो ब्रांच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पोडो ब्रांच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फुट के रूप में पाई जाने वाली संरचना के रूप में मौजूद होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फुट गिल के नाम से भी जानते हैं और पोडो ब्रांच कहते हैं। दूसरा जो गिल है वो क्या होता है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होने के कारण क्या कहलाता है? आर्थो ब्रांच के नाम से जाना जाता है, दूसरा गिल। ठीक है, और आगे के जो गिल हैं इनको 3 नंबर से लेकर के ये जो 7 नंबर की स्थिति है, इनको हम क्या कहते हैं? प्लूरो ब्रांच के नाम से हम जानते हैं। प्लूरो का मतलब होता है साइड में मौजूद। ठीक है, इनको हम साइड गिल के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल आप यहाँ कितने देख रहे हैं? 7 जोड़ी गिल देख रहे हैं, और 7 में पहला गिल सबसे छोटा और लास्ट का गिल सबसे बड़ा। 8वां गिल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जब गिल कवर हटाते हैं तो हटाने के बाद आपको 8वां गिल दिखाई देता है, लेकिन वो 8वां गिल आपको कहाँ दिखाई देगा? वो दिखेगा आपको जो ये 2nd नंबर का जो गिल है उसके पीछे की तरफ। कहाँ दिखाई दे रहा है? 2nd नंबर के गिल के पीछे की तरफ। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो 8वां गिल है वो भी आर्थ्रो जो ब्रांच होती है, मतलब जॉइंट गिल जो होता है, उस जॉइंट गिल के नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। इसको हम क्या कह रहे थे? जॉइंट गिल कह रहे थे। ठीक है, तो ये कहाँ मौजूद है? इस कंप्लीट गिल चैम्बर के अंदर मौजूद ये जो संरचना है, ये हम इस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये नीचे की तरफ ये क्या चीज़ थी? वॉकिंग लेग। तो इस डायग्राम में हमने ये समझा
कि इनकी पोजीशन जब हम लेटरल व्यू देखें तब अपने को किस तरीके की दिखाई देती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमें गिल की तह तक भी जाना होगा, हमें ये भी जानना होगा असल में गिल दिखाई कैसा देता है। हम केवल एक गिल की बात करें, केवल इस सिंगल गिल की बात अपन करें तो यहाँ हम देखेंगे कि ये गिल अपने को किस तरीके का दिखाई देता है। प्रत्येक गिल हमने पढ़ा कि ये दो छोटी छोटी ब्रांच से मिलकर के बना होता है, या दो इसकी छोटी छोटी रो मौजूद होती हैं। ये है फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ये जैसे हमने बनाया यहाँ पर, आप जूलॉजी में या फिर बॉटनी में अगर आप किसी भी डायग्राम को सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको थ्योरी लिखने में बड़ी आसानी होगी। आप देखें कि ये मैंने बनाया फर्स्ट गिल रो, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, फर्स्ट रो है। लेकिन इसके बीच में जो दूसरा गिल है उसको एक दूसरी संरचना आपस में जोड़ रही है। तो ये जो संरचना है बीच में, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के नाम से यहाँ पर जानी जाती है, खांच के नाम से जानी जाती है, जो कि फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के नाम से हम जानते हैं, जो क्या कर रही है, फर्स्ट और सेकंड जो रो है किसकी, गिल की, उनको आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही है। आगे वाला जो गिल है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि अगर एक सिंगल गिल की अपन बात करेंगे तो वो यहाँ से अपने को बुक के पन्ने की तरह, किताब के पन्ने की तरह दिखाई देगा। जब आप एक किताब को खोलते हैं तो सारे पन्ने किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, छितरी व्यवस्था में, तो प्रत्येक गिल प्लेट इस तरीके की दिखाई देती है। तो हम ये कहेंगे कि एक गिल जो है उसका निर्माण अनेक गिल प्लेट के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक गिल प्लेट है उसकी स्ट्रक्चर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दोनों गिल जो हैं वो एक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव की सहायता से आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर अपन केवल एक गिल प्लेट की बात करेंगे तो सिंगल गिल प्लेट आपको इस तरीके की दिखाई देगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किताब के पन्ने की जैसी ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसको हम यहाँ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, गिल प्लेट है, ठीक है, जो इस तरीके से दिखाई दे रही है, गिल प्लेट है। और इस गिल प्लेट के अंदर की तरफ क्या होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं, इस तरीके से 3 चैनल यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन से चैनल होते हैं ये 2 जो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, 1 और 2। और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मध्यवर्ती संरचना है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ठीक है। जब ब्लड यहां पर आता है, कौन सा ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, यहां से जो ब्लड आ रहा है, जो एक्सटर्नल आर्टरी लेकर के आ रही है, ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन लाने के लिए किसके पास जा रहा है, गिल्स के पास जा रहा है। तो वहाँ से जब ऑक्सीजन लाने के लिए जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन लाने के लिए एफरेंट ब्रेंकियल चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एफरेंट ब्रेंकियल चैनल
ब्लड को सबसे पहले किसको देगा? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल को दे देगा। किसको देगा? लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल को दे देगा। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल से इन गिल प्लेट से होता हुआ, मतलब जब इस गिल प्लेट से होता हुआ ब्लड गुजरेगा तो ये गिल प्लेट क्या करती हैं? डिफ्यूजन मेथड की सहायता से, विसरण विधि की सहायता से क्या करती हैं? O2 CO2 का आदान प्रदान कर लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल तक जब ब्लड था तो वो कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था, और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल तक जब ब्लड आया तो वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल किसको दे रहा है? मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल को, और ये चैनल फिर क्या कर देता है? इफरेंट ब्रेंकियल चैनल को दे देता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को कि एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के पास कैसा था? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, और इफरेंट ब्रेंकियल चैनल के पास कैसा हो जाएगा? वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गिल प्लेट क्या करती हैं? इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने में हेल्प करती हैं। इसमें एक डायग्राम और भी आप बना सकते हैं जिसमें कि इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के बजाय आप ये गिल प्लेट वाला डायग्राम आप बना दें। क्या होता है कि उसमें भी दोनों यही स्ट्रक्चर प्रदर्शित की जाती है, जिसमें एक तरफ ये, जैसे आपको एक छोटा सा यहाँ से बता दूँ, यहाँ पर क्या होगा? ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल और बीच में मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, और यहाँ से क्या है? ये इस तरीके से ब्रांचेज, लीफ लाइक ब्रांचेज आपको दिखाई देती हैं, जिसमें क्लियर और पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होती हैं। ये क्लियर और पिगमेंटेड सेल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करती हैं, और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल जो चैनल हैं ये क्या करते हैं? ब्लड का फ्लो बनाए रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो ब्लड है वो क्या होता है? हीमोसाइनिन वर्णक युक्त पाया जाता है। मतलब अपने शरीर के अंदर जिस तरीके से आप देखते हैं रेड ब्लड सेल्स जो मौजूद होती हैं, हम ये कहें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन की जगह यहाँ पर क्या होता है? हीमोसाइनिन मौजूद होता है, इसलिए इसका जो ब्लड है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। तो इन डायग्राम्स की हेल्प से अपन ने ये कोशिश की है जानने की कि इसमें किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक है उसकी चर्चा अपन आगे वाली कक्षा में करेंगे।